एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ। दोस्तों आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CUT इकोनॉमिक्स के लिए। दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं यूपी TGT PGT कॉमर्स इकोनॉमिक्स, इन सब एग्जाम के लिए, मतलब जहां पर भी कॉमर्स का जिक्र या इकोनॉमिक्स का जिक्र आएगा दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट कल भी काम आता था और आगे भी काम आएगा दोस्तों, फॉर श्योर डेफिनेटली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स का दोस्तों, जो कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों के PGT एग्जाम में काफी ज्यादा कॉमनली इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। और CUT के अंदर तो वैसे भी रूरल डेवलपमेंट की अपनी एक अलग वेटेज है, एक अलग तरीके से इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। ध्यान से देख के चलेंगे। पहला सवाल आपके सामने आने जा रहा है दोस्तों। Dash is the apex body which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit. देसी क्वेश्चन कहना चाह रहा है ऐसी कौन सी एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, सबसे बड़ी, मेन कह लीजिए आप इसको, ठीक है, सुप्रीम कह लीजिए या आप कह लीजिए मेन बॉडी, ठीक है, जो कि वर्क करती है उन सारी फंक्शनिंग से रिलेटेड जो कि रूरल क्रेडिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन है वो एपेक्स बॉडी? क्या वो नाबार्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं या कमर्शियल बैंक है दोस्तों? तो जैसे कि नाम ही बता रहा है यार, नाबार्ड तो नाबार्ड होता है यार, नाबार्ड ही तो हमारा एपेक्स बैंक है और सबसे बड़ा वो इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल क्रेडिट के सारी फंक्शनिंग से डील करता है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन हमारे पास एक ही है भाई। जैसे मॉनेटरी सिस्टम का एपेक्स RBI है, वैसे रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रूरल फाइनेंशियल बैंकिंग, इन सब रूरल जहां पर भी आ गया यार, रूरल मनी का सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन हमारे पास सिर्फ एक है, उसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर डैश। रूरल बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है, या क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट, हाँ बात तो सही है यार, पैसे की कमी है। उसके बाद ग्रोइंग ओवर यूज, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं फार्मर्स की काफी ज्यादा। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, पैसा सही से सैंक्शन नहीं हो पाता, टाइम से सैंक्शन नहीं हो सकता, ये काफी कॉमन है बेसिकली। तो प्रॉब्लम तो मुझे ऑल ऑफ दीज लग रहा है दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम है जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है, काफी कॉमनली फेस करता है फार्मर हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू डैश। ओके, माइक्रो फाइनेंस की जो स्कीम है, छोटे छोटे पैसे, छोटे छोटे अमाउंट में जो मनी दी जाती है, वो किसके थ्रू एक्सटेंड होती है? क्या इसका आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप, लैंड डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड या रीजनल रूरल बैंक दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दोस्तों, SHG जिसे हम कहते हैं। भाई वो सब लोग 10-20 लोग जो अपनी डेली अर्निंग से कुछ कुछ पैसा रख पाए, उसको SHG कहते हैं और वो माइक्रो फाइनेंस की नीड को पूरी करने की कोशिश करता है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्टेट विच हेल्ड अ सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स। ऑब्वियसली बात है भाई, मिल्क का नाम आ गया तो मैं कैसे भूल सकता हूं अमूल को, और अमूल रिलेट है दोस्तों गुजरात से। मुझे लगता है सब लोगों ने इस क्वेश्चन को गैस कर लिया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मिल्क कोऑपरेटिव का एग्जांपल है दोस्तों, वो है हमारा अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्या बात है, लाजवाब अमूल। क्वेश्चन नंबर 5, credit needs related to constructed fences and digging wells are fulfilled by dash। ओके, ऐसे उधार की जरूरतें जो कि फेंसेस लगवाने में, दैट इज तार बाट किनारे जो लगते हैं, या फिर कुएं खुदवाने में, किस टाइप का क्रेडिट मुझे चाहिए होता है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म? तो दोस्तों इसका सही आंसर मेरा मीडियम टर्म। मीडियम टर्म क्रेडिट की नीड पड़ती है फेंसेस और वेल्स को खुदवाने में, यूज कराने में आपको मीडियम टर्म क्रेडिट लेना पड़ेगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट क्यों फिक्स करती है, क्या रीजन है फिक्स करने का? फॉर गवर्नमेंट ऑन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स को बचाने के लिए, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, या कोई नहीं? तो दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करने का मेन पर्पस है फार्मर्स को बचाना, ताकि फार्मर्स को उनकी क्रॉप का एक सही मूल्य मिल पाए। भले चाहे मार्केट रेट कम हो ज्यादा हो, फार्मर्स को उनकी क्रॉप का एक रेट अच्छा मिले। इसको सेफ गार्ड करने के लिए ही हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करके चलते हैं दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडिया द बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस हैव बीन मेंटेन बाय, ओके बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है? सोचिए 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 कि इसका आंसर है पीडीएस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएचजी या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों बफर स्टॉक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। जितने भी हमारे बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, और उसमें राइस और व्हीट स्टोर होता है। आप लोग जानते हैं इस बात को, आप लोग बहुत कॉमनली नजर आ जाते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज जहां पे फूड को मेंटेन करके रखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डैश मार्केट फॉर ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस इन मंडीज। ओके, मंडीज में हो रही मेल प्रैक्टिसेस, एडल्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, बेवकूफ बनाने की प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए फार्मर्स को कौन सी मार्केट बनाई गई थी? क्या उस मार्केट का नाम रेगुलेटेड मार्केट है, पीरियोडिक मार्केट है, डेली मार्केट है, वीकली मार्केट है? तो दोस्तों ऐसी मार्केट को हम लोग रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं, या फिर आप रेगुलेटेड मार्केट या मंडी समितिस कह सकते हैं, न्यू या अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मंडी समितिस, जो फार्मर्स को उनके हक का पैसा दिलाती हैं, सही रेट पर उनसे क्रॉप्स खरीदती हैं, और जो मंडी में नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिसमें फार्मर्स का मैनिपुलेशन चल रहा है उन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने में हेल्प करती है। दीज मार्केट्स आर क्वाइट इफेक्टिव एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट नाउअडेज। क्वेश्चन नंबर 9, एग्रीकल्चर मार्केट डज नॉट कंप्राइज ऑफ डैश। ओके, एग्रीकल्चर मार्केट इनमें से क्या नहीं करती दोस्तों? जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार सोचिए एग्रीकल्चर मार्केट इनमें से क्या नहीं करती? क्या वो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती? क्या वो ग्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती? क्या वो स्टोरेज में पार्टिसिपेट नहीं करती? या वो उधार या जो एक्सपेंडिचर आपने करा है उसको हेल्प नहीं करती मीट करने में? तो दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केट हमारी बहुत यूजफुल है, ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल हेल्प करती है, ग्रेडिंग में बिल्कुल हेल्पफुल है, स्टोरेज में बिल्कुल हेल्पफुल है दोस्तों। लेकिन क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर, इसमें कोई उसकी हेल्प नहीं है। उधार वगैरह से वो कोई डील नहीं करेगी, उधार वगैरह को पूरा करने के कोई काम नहीं करती, ये उसका काम नहीं है, ये उसका रोल भी नहीं है, बस ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू डैश, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, एक्शन प्लान फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, या बोथ एंड बी? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? क्या रूरल डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, या ऐसे एक्शन प्लान को डेवलप करना जो रूरल एरियाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ही ठीक है। मुझे रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी करना है और ऐसे प्लान्स भी बनाने हैं जिससे रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो पाए। मतलब दैट इज बेसिकली कि मुझे फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी भी करना है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी भी करना है। पॉलिसीज बनाऊंगा भी और इम्प्लीमेंट भी करूंगा, दोनों बहुत सारा जरूरी है, उसके बिना वैसे भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम? इनमें से कौन सा मल्टी एजेंसी सिस्टम जो कि फॉर्मल लेवल की होती है उसका पार्ट नहीं है? क्या इसका आंसर है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कमर्शियल बैंक्स या नाबार्ड? देखिए वो सोच समझ के आप चलेंगे इसके, मल्टी एजेंसी सिस्टम और वो भी फॉर्मल वाला, फॉर्मल वाले का पार्ट इनमें से क्या नहीं है? तो दोस्तों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फॉर्मल होती है हमारी, कमर्शियल बैंक फॉर्मल होते हैं, नाबार्ड वैसे ही फॉर्मल होता है, एसएचजी हमारे फॉर्मल नहीं होते, या आप कह सकते हैं एसएचजी हमारे इनफॉर्मल हो सकते हैं क्योंकि ये तो लोग अपने आप ही बना लेते हैं और इनको रजिस्टर भी नहीं कराया जाता, ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नबार्ड स्टैंड फॉर डैश। ओके, नबार्ड की फॉर्म, भाई सोचो 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 और जाके कमेंट सेक्शन में लिखो तो मजा आ जाए यार, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हमें कमेंट सेक्शन में मिलेगा, कि कमेंट सेक्शन में जाके कोई बताए तो मजा आ जाए कि नबार्ड की फुल फॉर्म है क्या। क्या ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? ये तो आप ही बता सकते हैं दोस्तों नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नबार्ड कब सेटअप हुआ था? नबार्ड दोस्तों हमारा सेटअप हुआ था, सोचिए 1982 में। नबार्ड काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों हमारे लिए, आपके लिए, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और रूरल बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसको सेटअप करा गया था 1982 में, और नबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, मल्टी एजेंसी सिस्टम एंड सोशल बैंकिंग वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर डैश। ओके, मल्टी एजेंसी और सोशल बैंकिंग को कब इंट्रोड्यूस करा गया था दोस्तों? कौन सा ईयर था? 1959, 55, 69, 74 या 64? तो दोस्तों इसका ये आंसर है आपका 1969। मल्टी एजेंसी सिस्टम और सोशल बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करा गया था 1969 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन फ्लड किस चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है? ओहो क्या बात है, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? मिल्क से, वीट से, राइस से या हनी से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास है, जी हाँ सब लोगों ने सही गैस कर लिया, इसका सही आंसर है मिल्क। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, और ये शुरू हुआ था गुजरात से, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश द प्रोसेस विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम सोइंग
टिल सेल ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट। भाई उगाने से लेके बेचने तक की एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? वैसे तो उसका सही आंसर हमारे पास जो रहता है बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चरल हमारा जो है मार्केटिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस करने से लेके बेचने तक का सारा काम होता है। और ये आप ध्यान रख के चलेंगे हमेशा। तो इसका आंसर रूरल डेवलपमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, तो नॉन ऑफ दी अबव ही आ सकता है यार, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसका सही आंसर है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ डैश। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग है? हाँ, बात तो सही है। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है? कर भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? हाँ यार, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी लिखा होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, नहीं तो देश की मिट्टी या जो रिसोर्सेज है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ऑल ऑफ दीज हमारे इसका ज्यादा करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। मुझे लगता है सभी ने गैस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रीजनल रूरल बैंक कॉन्ट्रीब्यूट डैश परसेंटेज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। भाई कितना परसेंट है? 32, 22, 12, 60। इसका सही आंसर है 32%। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय डैश। ओके, अनसर्टेनिटी जो रिटर्न की है, फार्मर को जो कभी रिटर्न नहीं मिलता है, इनकम की जो अनसर्टेनिटी है वो किस वजह से है? क्या वो अनसर्टेन रेनफॉल की वजह से है, या अनसर्टेन या अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन की वजह से है, या दोनों की वजह से है, या किसी वजह से नहीं है? तो दोस्तों फार्मर की जो इनकम है वो अनसर्टेन सबसे ज्यादा है रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल जब तक अनसर्टेन है तब तक इनकम भी फार्मर की अनसर्टेन रहेगी, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि रेनफॉल जब तक नहीं आएगी तब तक कमाई नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ा रीजन अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम का दोस्तों फार्मर के लिए वो रेनफॉल ही है। लोन तो उसको मिल जाता है आसानी से यार, रेनफॉल है जो बेचारे फार्मर को बहुत परेशान करके चलती है। ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, गोल्डन रेवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डैश। ओके, गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज पे फोकस है? मिल्क पे, व्हीट पे, फ्रूट वेजिटेबल पे, राइस पे। तो दोस्तों गोल्डन रेवोल्यूशन का जो लिंक है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के साथ है। ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका टाइम पीरियड मेंशन करा जाता है कि 1992 से लेके 2003 तक का रहा है इसका टाइम पीरियड, जो कि काफी कॉमन है और काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने काफी ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर फोकस करा इस टाइम में। तो आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये था हमारा बहुत 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 ज्यादा शानदार एमसीक्यू। किस पर? रूरल डेवलपमेंट पे यार। जल्दी से सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस, और बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए, जो कि कंटेंट बेस होगा यूपी टीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स और सीयूटी इकोनॉमिक्स के लिए, और क्लास 11-12 के लिए कॉमर्स के लिए। तो ऐसा शानदार कंटेंट है यार, मजा आ जाएगा, तबियत खुश हो जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर ऊपर चल रही है दोस्तों, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर दोस्तों। दिस इज नितेश बजाज साइनिंग ऑफ दोस्तों।